Hello friends, this is Pooja Srivastava and welcome to Study Zone 86. फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको सभी टीचिंग एग्जाम में हेल्प करेगा लाइक सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट। सीडीपी के अंतर्गत हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पार्ट 2 में हम इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लगभग 1 से 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने आनुवंशिकता और वातावरण को समझा है। आनुवंशिकता का नियम जोहान ग्रेगर मेंडल ने दिया है। अगर आप टेट सीटेट किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वंशानुक्रम की खोज किसने की। वो है मेंडल। और मेंडल को किस चीज का श्रेय दिया जाता है? मटर के पौधों पर रिसर्च करने के ऊपर। क्योंकि इन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह के मटर के पौधे लिए, जैसे RR, YY, RR, YY, जैसा कि आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं। एक एक मटर को दूसरे मटर के साथ उन्होंने फ्यूज किया और देखा कि अलग अलग तरीके से फ्यूज करने पर मटर के कलर, शेप और साइज में अंतर आ रहा है। यह क्यों हुआ? यह आनुवंशिकता के कारण हुआ। क्योंकि जब दो मिले तो उनसे तीसरा जो हुआ उसमें दोनों के गुण आएंगे। यही आनुवंशिकता कहलाता है। आशा है आपको आनुवंशिकता समझ में आ गया होगा कि हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज हैं उसका श्रेय हमारे मम्मी पापा को जाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आनुवंशिकता का प्रभाव। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम समझेंगे शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम समझते हैं। बालक के आनुवंशिक गुण उसके वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि यदि माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा, यदि माता पिता काले हैं तो बच्चा भी काला ही होगा। यानी माता पिता या पूर्वजों के जो गुण हैं वो आनुवंशिक रूप से बालक में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आनुवंशिक संचारण एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। मनुष्यों में दिखने वाले अधिकांश अभिलक्षण असंख्य जीन का संयोजन होता है। जीन के असंख्य प्रतिवर्तन और संयोजन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अभिलक्षणों में अत्यधिक विभेद के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो अभिलक्षण दिखाई देते हैं और प्रदर्शित होते हैं, जैसे आंखों का रंग, उन्हें समलक्षणी कहते हैं। आपने देखा होगा किसी बच्चे के आंखों का रंग ब्लू है या ग्रीन है तो उसके मदर का या फादर के आंखों के रंग से मैच करता है, इसी को हम संलक्षणी कहते हैं। या फिर ब्लैक है तो मदर और फादर के आंखें जैसी होंगी वैसा ही बच्चे की आंखें होंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं। शारीरिक लक्षणों के वाहक जीन प्रखर तथा प्रतिगामी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो यह फीमेल में मेल से अधिक हो सकता है। एक दादी या माँ स्वयं कलर ब्लाइंडनेस से ग्रस्त हुए बिना एक नर शिशु को यह स्थिति हस्तांतरित कर सकती है। यानी कि एक नर शिशु पैदा कर सकती है ऐसा जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो। ऐसी स्थिति इसलिए होती है क्योंकि यह विकृति प्रखर है, परंतु यह महिलाओं में प्रतिगामी होती है, यानी रिसेसिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीन जोड़े में रहते हैं। यदि किसी जोड़े में दो जीन प्रखर होंगे
तो उस व्यक्ति में वह विशिष्ट लक्षण दिखाई देगा। जैसा कि अभी हमने बात किया, कलर ब्लाइंडनेस यानी रंगों को पहचानने की अंधता। यदि एक जीन प्रखर हो और दूसरा प्रतिगामी हो, तो जो प्रखर होगा वही अस्तित्व में रहेगा। प्रतिगामी जीन आगे संप्रेषित हो जाएगा और यह अगली पीढ़ी में अपने लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। अतः किसी व्यक्ति में किसी विशिष्ट लक्षण के दिखाई देने के लिए प्रखर जीन ही जिम्मेदार होते हैं। प्रतिगामी जीन अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते जब तक कि वे अपने समान अन्य जीन के साथ जोड़े नहीं बना लेते। जो विलक्षण आनुवंशिक रूप से प्रतिगामी जीनों के रूप में आगे संचारित होते हैं परंतु प्रदर्शित नहीं होते, उन्हें जीनोटाइप या फिर समजीनोटाइप कहते हैं। आनुवंशिकता के प्रभाव के अंतर्गत अभी हमने समझा शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। अब समझेंगे बुद्धि पर और चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम बुद्धि को समझते हैं। बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन की योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस बालक में सीखने की गति अधिक होगी उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। मनोवैज्ञानिक गोडार्ड के अनुसार मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। यानी मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। चरित्र पर विकास के बारे में डगडेल ने कहा है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है। यानी व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जाता है। इसलिए बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। वातावरण की बात करेंगे हम। वातावरण के अंतर्गत फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, क्लाइमेट एंड लैंग्वेज आता है। ये सभी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। जब बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको बहुत सारी चीजें घेरी रहती हैं, जैसे उसकी फैमिली होती है, उसको दोस्त मिलते हैं, सोसाइटी मिलती है, और भी चीजें होती हैं जैसे लैंग्वेज, क्लाइमेट। ये सभी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो बच्चों को घेरे रहते हैं। यानी वो सभी एक्सटर्नल फोर्सेज जो कि हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे विकास में, जिसमें हम कुछ सीखते हैं, वो वातावरण कहलाता है। वातावरण संबंधी कारक। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट को समझने से पहले हम एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स को समझेंगे, जो कि कुछ 4 फैक्टर्स हैं। भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। थोड़ा थोड़ा करके इनको समझते हैं कि क्या है ये कारक। सबसे पहले हम फिजिकल फैक्टर्स यानी भौतिक कारक को समझेंगे। भौतिक कारक के अंतर्गत हम अगर बात करें तो भौगोलिक परिस्थितियां आती हैं, प्रकृति आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यानी कि मनुष्य का विकास उसके जलवायु पर निर्भर करता है। जलवायु का प्रभाव जो है मनुष्य के ऊपर पड़ता है। यानी जहां अधिक गर्मी पड़ती है या फिर जहां अधिक ठंडी पड़ती है, वहां के मनुष्यों का विकास जो है एक जैसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने पिक्चर के माध्यम से शो करने का प्रयास किया है कि ठंडे प्रदेशों के लोग जो होते हैं गोरे, सुंदर, सुडौल और बुद्धिमान होते हैं और इनमें धैर्य भी अधिक होती है। जबकि काले लोग होते हैं जहां गर्म प्रदेश होता है। गर्म प्रदेशों के लोग काले, चिड़चिड़े होते हैं और आक्रामक स्वभाव के होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सामाजिक कारक की यानी सोशल फैक्टर्स की। एक पिक्चर के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं।
जैसा इस सोसाइटी में रहते हैं लोग, और सबके रहने सहने का ढंग, खाने का ढंग, त्योहार मनाने का ढंग अलग अलग होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज पर उसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, रीति रिवाज, परस्पर अंतःक्रिया और संबंध आदि बहुत से ऐसे तत्व हैं जिससे मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, बौद्धिक विकास किसी न किसी ढंग से अवश्य ही प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्थिक कारक की। आप पिक्चर में देख सकते हैं, अर्थ यानी धन। धन की कमी के कारण विकास नहीं हो पाता है, बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, रहने सहने का तरीका नहीं सीख पाते हैं। इन पर सामाजिक और आर्थिक सभी तरह के प्रभाव पड़ते हैं जिनका विकास नहीं हो पाता है। इन्हें पौष्टिक चीजें नहीं मिल पाती हैं। धन रहेगा तो मनुष्य पौष्टिक चीजें खरीद सकता है, खा सकता है, जिससे मनुष्य का शारीरिक विकास हो सकता है। धनहीन व्यक्ति में असुविधा के अभाव में हीन भावना विकसित हो जाती है, जो विकास के मार्ग में बाधक है। आर्थिक वातावरण मनुष्य के बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है और सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अंतिम कारक है सांस्कृतिक कारक, यानी कि कल्चरल फैक्टर्स। हमारे त्योहार मनाने का ढंग, खाने पीने का ढंग, रहने सहने का ढंग, हमारी संस्कृति, पूजा पाठ का ढंग इत्यादि जो है, जिन संस्कृतियों में ये हमारी संस्कृतियां हैं, इन संस्कृतियों का अगर वैज्ञानिक ढंग से विकास किया जाए तो इनका विकास संभव है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर हम इन संस्कृतियों में रखें तो। लेकिन जहां पर अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का समावेश हो जाता है, वह समाज विकसित नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वातावरण के प्रभाव को। वातावरण के प्रभाव के अंतर्गत कुछ 5 प्रभाव हैं। सबसे पहला है शारीरिक अंतर का प्रभाव। इनको समझते हैं। सबसे पहले व्यक्ति का शरीर जो है, व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, किंतु इस पर वातावरण का भी स्पष्ट प्रभाव देखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, तो इनका कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा और गठीला होता है। लेकिन अनेक परिस्थितियों से अगर इनके निवास स्थल में परिवर्तन हो गया है, तो हम देखेंगे कि इनके कद और रंग में अंतर वातावरण के कारण भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर के वातावरण होता है। वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि इनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध होता है। व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है वातावरण का? व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व के निर्माण करके महान बन सकता है। यानी कि एक गांव के बच्चे को देखें हम और एक शहर के बच्चे को देखें, तो हम देखेंगे, हम पाएंगे कि गांव का बच्चा जो है अशिष्ट, चिंताग्रस्त और बुद्धिमान है, जबकि शहर का बच्चा शिष्ट, चिंता मुक्त और अधिक बुद्धिमान है। ये सब परिवेश के कारण होता है, माहौल के कारण, वातावरण के कारण होता है ये। आगे बढ़ते हैं मानसिक विकास पर प्रभाव। एक मनोवैज्ञानिक है गोडार्ड, उनका मत है कि उचित सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर बच्चों के मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है।
जैसे गंदे एवं समाज के अच्छे प्रभावों से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक एवं सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इन्हीं बच्चों को अगर अच्छा सामाजिक एवं सांस्कृतिक माहौल दिया जाए तो इनको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ भी बनाया जा सकता है। अंतिम पॉइंट है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, वातावरण, सांवेगिक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। मोगली के उदाहरण से हम समझेंगे। मोगली का जन्म हुआ, उसको भेड़िया उठा के ले गया, उसकी परवरिश जंगल में हुई, इसलिए मोगली जंगली जैसा हो गया। अगर मोगली को सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक वातावरण अच्छा मिलता तो मोगली भी एक शिष्ट इंसान बन सकता था। इसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्ष का बहुत अच्छे से विकास हो सकता था। चैप्टर के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको समझेंगे। बालकों की शिक्षा में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, नैतिक, चारित्रिक विकास करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पहलू महत्वपूर्ण हैं। शिक्षकों के लिए बालकों की आनुवंशिकता एवं वातावरण की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालकों में बौद्धिक विकास, समायोजन तथा अनुशासन संबंधी समस्याओं को शिक्षक स्वयं हल करने में सक्षम हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक या क्रोमोसोम जनित विकार है जो शरीर में क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होता है, जिससे शिशु के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। फलस्वरूप शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। फ्रेंड्स, तो ये था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट चैप्टर 3। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो के माध्यम से अपना सेल्फ नोट्स बनाते रहिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।